नमस्कार। देश काल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पिछले एपिसोड में भी कि ये मेरा एक और चैनल है देश काल के अलावा देश काल प्लस। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसे भी देखें, इसे भी सब्सक्राइब करें और दोनों चैनलों पर अब मैं अपनी वीडियोस पोस्ट करता रहूंगा। तो आज का विषय है कि कैसे अब अमेरिकी दादागिरी को, ट्रंप की दादागिरी को चुनौती मिलने वाली है। ये चुनौती कौन दे रहा है? ये चुनौती दे रहे हैं रूस और चीन मिलकर, और उन्होंने भारत को भी अपने साथ आने का निमंत्रण दिया है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये तीनों देश पहले एक साथ थे। एक संगठन बना था 90 के दशक में, RIC, रशिया, इंडिया एंड चाइना। उसकी कुछ एक बैठकें भी हुई थी 2002 में, 2005 में। लेकिन फिर क्षेत्रीय तनावों की वजह से, भारत चीन के रिश्तों की वजह से, भारत पाकिस्तान के रिश्तों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई बात। अब जबकि पूरी दुनिया का माहौल बदल गया है और अमेरिका हर जगह दादागिरी दिखा रहा है, ट्रंप जिसको चाहे धमका रहे हैं, कभी टैरिफ वार के नाम पर, कभी ट्रेड वार के नाम पर, और कभी किसी दूसरे मसले पर। अभी उन्होंने भारत को धमकी दी, भारत को क्यों, चीन को भी धमकी दी कि रूस से आप कोई कारोबार रखोगे तो हम आप पर 100% टैरिफ लगा देंगे। हालांकि 50 दिनों की उन्होंने मोहलत दी है इसके लिए। लेकिन ये धमकी अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करती है, जहां इन तीनों देशों को लग रहा है कि अगर वो एकजुट नहीं हुए तो अमेरिका और नाटो ये मिलकर इन तीनों को नुकसान पहुंचाएंगे। मसलन रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए अमेरिका बिल्कुल कटिबद्ध है। उसने बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध पहले भी लगाए थे और अब यूक्रेन वार को रुकवाने के नाम पर वो और प्रतिबंध लगाना चाहता है, और नाटो भी उसके साथ है ही। अब ये प्रतिबंध लगेंगे जिसमें, जैसा मैंने कहा, कि सेकेंडरी जो सैंक्शन है उनका मतलब ये है कि रूस के साथ जो व्यापार करने वाले देश हैं उन पर भी ये प्रतिबंध आयद होंगे, उन पर भी कोई दंड वो निर्धारित करेंगे। ये दंड क्या होगा मैंने बता दिया, 100% टैरिफ हम लगा देंगे इन पर। अब चीन भी रूस से काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम एनर्जी की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता है। भारत 2022 से रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। इसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को काफ़ी बल मिला है, उसका विदेशी मुद्रा भंडार भरा है, और रुपए, चूंकि रूस के साथ रुपए और रूबल में कारोबार हो रहा है तो उसका एक अलग एडवांटेज भारत को मिलता रहा है। तो ये तो इसकी पृष्ठभूमि है कि इन हालात में इन तीनों देशों ने सोचा है कि हमें एकजुट होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि अभी विदेश मंत्री जयशंकर चीन गए थे और वो शी जिनपिंग से भी मिले थे, वहाँ के विदेश मंत्री से भी मिले थे, और रूसी विदेश मंत्री लावरोव भी वहाँ थे, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। दरअसल लावरोव और वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे येवगेनी प्रिमिको, उन्होंने ही इसके रिवाइवल की चर्चा छेड़ी थी, और अब वो इसको थोड़ा पुश कर रहे हैं कि अब रीजनल लेवल पर अगर ये कोऑपरेशन तीनों देशों के बीच में हो सके, आर्थिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर और जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर, अगर ये आपस में एक रणनीति बन सके तो पूरे यूरेशिया के क्षेत्र के लिए, दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ी बात होगी। न केवल इस क्षेत्र विशेष के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी इससे बहुत हद तक प्रभावित किया जा सकेगा। जो यूनिपोलर वर्ल्ड बना हुआ है, एक ध्रुवीय दुनिया बनी हुई है, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड में तब्दील की जा सकती है। जैसा कि ब्रिक्स को आपने देखा, ब्रिक्स भी इसी पॉलिटिक्स का और इसी ज़रूरत का एक उत्पाद है, एक प्रोडक्ट है। ब्रिक्स की भी ज़रूरत यही है कि वो अमेरिका की चौधराहट, अमेरिका की दादागिरी को तोड़ने के लिए एक दूसरा पोल खड़ा करे, और उसमें ये तीनों देश तो हैं ही, उसमें ब्राज़ील भी है, साउथ अफ्रीका भी है, 11 देश हैं और बहुत सारे देश उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ब्रिक्स, RIC, ये, और आप इस SCO को भी ले लें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन,
ये तीनों चारों संगठन मिलकर अगर आपस में एक समझदारी से काम करेंगे तो अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो इन पर दादागिरी दिखाए। अमेरिका इसी घबराहट में है कि अगर ये एकजुट हो गए तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। उसके जो दुनिया भर में एक प्रभुत्व है, जो वर्चस्व है, उसको चुनौती मिलेगी और वो उस चुनौती की वजह से, चूंकि संगठित रहेंगे ये देश, इसलिए इनको दबा धमका नहीं पाएगा, मनमानी नहीं कर पाएगा, अपनी शर्तें नहीं थोप पाएगा और जिससे ये देश भी अपने पैरों पर खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, आपस में डॉलर पर जो निर्भरता है वो भी कम होगी, व्यापार पर जो निर्भरता है वो भी कम होगी। और चूंकि टेक्नोलॉजी के मामले में चीन अब बड़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा है और अमेरिका के को बड़े ज़बरदस्त तरीके से चुनौती भी दे रहा है, तो जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो भी इन देशों की चीन से पूरी हो सकती है या और बाकी जो देश हैं जहाँ भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, मसलन रूस में भी अगर स्पेस टेक्नोलॉजी को लें तो वो काफ़ी आगे है। तो आपस में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान, आपसी जो बाज़ार हैं उनमें अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट ढूंढना, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समूह के रूप में बार्गेनिंग पावर हासिल करना, ये भी एक बड़ी उपलब्धि होगी। और इस उपलब्धि के सामने अमेरिका भी दबेगा, नाटो भी दबेगा और यूरोपियन यूनियन को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। उसे भी जब टेबल पर बैठेगा तो अकेले भारत, रूस या चीन से निगोशिएट नहीं कर रहा होगा, बल्कि इतने सारे लगभग 40-50% आबादी वाले दुनिया की एक साथ जब बैठेंगे तो वो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन होगा, ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा जो सोवियत संघ के पतन के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड बना था, जिसमें अमेरिका की चौधराहट अभी पिछले 4-5 वर्षों तक तो एक तरफा थी, लेकिन जैसे जैसे चीन का उभार हो रहा है एक चुनौती तो मिलनी शुरू हो गई है और इससे उसमें घबराहट भी ज़बरदस्त है। वो डरा हुआ है और चीन को किसी भी तरह से कमज़ोर करना चाहता है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी अर्थव्यवस्था को ढहाना चाहता है, उसकी सामरिक शक्ति को कमज़ोर करना चाहता है, चाहे वो दक्षिण चीन सागर हो। और क्वाड का संगठन भी उसने इसीलिए बनाया है जिसमें भारत भी है। तो भारत के लिए एक चुनौती ये भी होगी कि अगर वो RIC में बड़ी भूमिका निभाता है तो क्वाड के साथ कैसे संतुलन करेगा, क्योंकि क्वाड का पूरा जो टारगेट है वो चाइना है, तो दोनों तरफ तो वो पैर रखकर दो नावों की सवारी नहीं कर सकता है। तो उसे क्वाड में अपनी भूमिका को सीमित करना पड़ेगा या फिर हो सकता है वहाँ से बाहर भी निकलना पड़े। तो ये भारत के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। चीन और रूस के लिए तो बिल्कुल क्लियर है कि अमेरिका उनका खुल्ला दुश्मन है, लेकिन भारत अभी तक कोशिश ये करता रहा है, बल्कि काफ़ी हद तक वो अमेरिका के गोद में चला भी गया था। पिछले 20-25 सालों में लगातार अमेरिका करके अमेरिका के साथ हो गया था और पिछले 11 सालों में तो ख़ास तौर पर ये मान लिया था कि अमेरिका ही सब कुछ है और इसी वजह से हमने बहुत सारे अपने दोस्त भी खो दिए हैं। लेकिन अब रियलाइजेशन हो रहा है इंडियन इस्टेब्लिशमेंट में, भारतीय विदेश नीति में, कि अब हमें वापस अपने को इस तरह से अलाइन करना पड़ेगा जिसमें हम प्रो अमेरिका ना दिखें, अमेरिका से संबंध भी खराब ना हो, लेकिन हम प्रो अमेरिका ना रहें और ना प्रो चीन रहें ना प्रो रसिया रहें। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात आए तो हम एक संतुलन के साथ निगोशिएट कर सकें और विश्वास तो जीतना ही पड़ेगा रूस और चीन का, तभी वो RIC में रह पाएगा और RIC में उसकी कुछ औकात बनेगी, हैसियत बनेगी। अगर वो शक के दायरे में रहा तो जाहिर है कि उसे महत्व नहीं मिलेगा। तो अब ये क्रूशियल जंक्चर है जहां भारत सरकार को तय करना है, प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर को तय करना है, अजीत डोभाल को तय करना है कि देश को अब जो बदलती दुनिया है जिसमें चीन भविष्य है उससे जुड़ना चाहता है या अमेरिका जो कि अब धीरे धीरे अतीत की बात होता जा रहा है उसके साथ जुड़ा रहेगा। ये एक बड़ा बहुत ही दुविधा भरा सवाल है, लेकिन एक फैसला कभी एक इतिहास में ऐसे मोड़ पर आपको लाकर खड़ा कर देता है जहां आपको करना पड़ता है और ये फैसले की खड़ी है। भारत को ये फैसला करना पड़ेगा।
अपने हित में, देश हित में, कि RIC के साथ अगर वो खड़ा होता है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो छवि है, जो अंतर्राष्ट्रीय हैसियत है, उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी। चीन से दुश्मनी मोल न लेकर उसे कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं, ये भी तौलना पड़ेगा। और रूस जो पुराना मित्र है, अगर हमसे वो फिर से जुड़ जाता है तो हमें किस तरह का सपोर्ट हमें क्षेत्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये कि RIC अगर बनता है तो ये दुनिया के लिए एक बहुत ही सकारात्मक बात होगी, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक देश की दादागिरी न चल पाए, उसे रोकने वाले संगठन और देश भी हों और वो संगठित होकर ही ये काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।